हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। शाम के बज चुके हैं 6 और अब स्वागत होने वाला है बायोलॉजी की सबसे बड़ी क्लास पे, सबसे बड़े चैनल योगेश शुक्ला बायोलॉजी पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, आपका बायोलॉजी फैकल्टी, और हम यहां से प्रारंभ करेंगे क्लास 12th के सबसे बड़े चैप्टर वंशागत की विविधता के सिद्धांत का सबसे बेहतरीन टॉपिक लिंग निर्धारण और आनुवांशिक रोग, और इसमें हम उत्परिवर्तन के विषय पे भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे बच्चे फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, अच्छा सेशन के एंड में फिर आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर वो 3 सवाल आपको पता होते हैं मतलब आप हमारे होंगे आज के टॉपर, तो इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा और अंत में जरूर दीजिएगा 3 प्रश्नों के सही जवाब। याद रखिएगा, सेशन के शुरू में 5 सवाल, सेशन के अंत में 3 सवाल बच्चों से मैं पूछूंगा और उन सवालों का जवाब देकर आप बन सकते हैं आज के टॉपर। देखते हैं कौन है आज का टॉपर। पहला नंबर का प्रश्न, पहला प्रश्न आपको बताना है कि वंशागतिकी का, बताओ मेरे बच्चे, वंशागतिकी का क्रोमोसोमलवाद, ठीक है, वंशागतिकी का क्रोमोसोमलवाद, ये जो क्रोमोसोमलवाद है, वाद का परीक्षण किसने किया था? का परीक्षण, ये जो परीक्षण है किसने किया? कौन थे वो वैज्ञानिक जिन्होंने किया था? किसने किया था परीक्षण? पहला प्रश्न आपके हिसाब से। दूसरा प्रश्न, नवमेंडलवाद किसने दिया? नवमेंडलवाद किसने दिया? दूसरा प्रश्न। और आखिरी में आपसे और प्रश्न पूछूंगा, तो आप लोग टिके रहिएगा आज के इस प्रश्न पे, आज के इस प्रश्न पे टिके रहिएगा। मुझे बच्चों की जिद चाहिए, मुझे बच्चों का जुनून चाहिए, मुझे बच्चों का आखिरी पॉइंट पे आंसर होने चाहिए। ओ हो, आपके सवालों की लिंक आ चुकी है, आपके सवालों की लिंक आ चुकी है। चैट बॉक्स में आप लिंक देख पा रहे हैं? चैट बॉक्स में आप लिंक देख पा रहे हैं, हां या ना? उस लिंक पे जाइए और फटाफट अपने सवालों के जवाब बाद में बता दीजिएगा, अभी क्लास देख लीजिएगा, ठीक है? लिंक मिल चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, मैं टेलीग्राम पे भी दूंगा। दोनों लिंक देखकर आप पढ़ सकते हो। दोनों लिंक बेटा, दोनों लिंक आप जाकर टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, यहां पर भी मिल जाएगी, दोनों जगह होगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तब शुरू होगा स्कूल महोत्सव, जब हर बच्चा अपने सवालों का जवाब प्राप्त करेगा, जब हर बच्चा अपने लिए पर्सनल गाइडेंस प्राप्त करेगा, वो भी योगेश शुक्ला के द्वारा। समझे? आपके सवाल मिलेंगे उस लिंक पे, आपके सवाल मिलेंगे उस लिंक पे। ओके ओके ओके। अब तीसरा प्रश्न आता है, नवमेंडलवाद किसने दिया? ये तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न पे आते हैं बेटा कि अब यहां पर बताओ कि यहां पर एक प्रश्न आएगा कि वंशागतिकी का क्रोमोसोमलवाद का परीक्षण ये हो गया, इसके बाद जीन के साधन का नाम क्या है? जीन के साधन का नाम क्या है? साधन का नाम बताना है आपको। ये तीसरा प्रश्न हो गया आपके सामने। चौथे नंबर के प्रश्न पे आते हैं बेटा। चौथे नंबर का प्रश्न आता है कि यदि जीन जनक एवं संतति, दूसरा प्रश्न आएगा, जनक एवं संतति में समान जोड़े में जाता है, एकदम समान जोड़े में जाता है, जैसा जनक में है अगर वैसा ही संतति में क्या जाता है, क्या कहलाता है? इस प्रकृति को अपन क्या कहते हैं? इस प्रकृति को क्या कहते हैं? जीन का वो जोड़ा जैसे माता पिता में था वैसे ही बच्चों में गया है, जैसे माता पिता में था वैसे ही बच्चों में गया है, तो वो क्या है आपको ये बताना है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर मेरे 5 बच्चे भाई, 5वां प्रश्न है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप बता दो वंशागतिकी का क्रोमोसोमलवाद किसने दिया? वंशागतिकी का क्रोमोसोमलवाद किसने दिया था? मैंने जल्दी जल्दी आंसर आपको लिख दिया है, फटाफट जवाब बता दो। क्रोमोसोमलवाद किसने दिया था? ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं और इन 5 प्रश्नों के बाद अंत में आज की पढ़ाए हुए 3 प्रश्न आपसे पूछूंगा। सारे बच्चे मुझे मजेदार तरीके से जवाब देंगे। चलिए चेक कर लें आपके आंसर, सही दिए हो कि हो गए हो फेल? सही दिए हो कि हो गए हो फेल? ये आता है बोर्ड का सबसे तड़कता भड़कता जबरदस्त वाला प्रश्न, मजेदार वाला प्रश्न। शेयर करो अभी दोस्तों को, क्योंकि आज मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाने वाला हूं, मैं आज आपको लिंग का निर्धारण पढ़ाने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। वंशागतिकी का क्रोमोसोमलवाद किसने दिया था? द ग्रेट T.H. मॉर्गन साहब ने। क्या ये बात सही है?
आपने सही जवाब दिया है? आपने सही जवाब दिया है, हां या ना? नवमेंडलवाद किसने दिया? कोरेंसन, शेरमार्क एंड डीवरीज। शेरमार्क, डीवरीज, ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। अब आओ, जीन के साधन का नाम क्या है? गुणसूत्र साधन का नाम दिया है आपने ये जवाब? अरे बोलो, दिया है आपने जवाब? यदि जीन जनक संतति में समान जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेरे बच्चे सहलग्नता। क्या कहते हैं उसे? सहलग्नता इज अ लिंकेज। और वंशगत की क्रोमोसोमल दिया था मेरे बच्चे 2 वैज्ञानिक, उनका नाम था सटन एवं बोवेरी। सटन एंड बोवेरी। ये 5 सवाल, कल के पढ़ाए हुए 5 सवाल जिन बच्चों ने जवाब दिया है उन्हें पता है कि पढ़ाई क्या चीज होती है। ये वो जुनूनी बच्चे हैं जिन्होंने कल पढ़ा था, आज भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ते रहेंगे, और यही हैं आज के हमारे टॉपर। तो कौन है वो टॉपर जिन्होंने सही जवाब दिया है? कमेंट सेक्शन पे ऐसा एक बार बॉडी बिल्डिंग वाला इमोजी डाल के फटाफट बता दो कि हां सर, हमने जवाब दिया है। हम हैं वो बच्चे जो हमने पुरानी पढ़ाई हुई चीजों पे सारे सवाल बनाए हैं और इन प्रश्नों का सही जवाब दिया है। शुरू करते हैं आज का पॉइंट। कोई बच्चा, सारे के सारे बच्चे जो है ना वो यार शेयर कर दियो। अब एक जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जीन मैपिंग। सबसे जबरदस्त चीज पढ़ाने जा रहा हूं, जीन मैपिंग। तो उससे पहले शेयर जरूर करना है। आपके सवालों का लिंक आ रहा है, उस लिंक पे जाकर आप अपने सवाल बता देना मुझे, और सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ये महोत्सव आपका है, ये स्कूल महोत्सव आपका है। इस स्कूल महोत्सव में सवाल आपके होंगे, इस स्कूल महोत्सव में गिफ्ट आपके लिए होगा, इस स्कूल महोत्सव में आपसे 1 to 1 में सिर्फ चर्चा करूंगा, तो उस चर्चा में भाग जरूर लेना मेरे बच्चे। जीन मैपिंग किसने बताई? बताओ सबसे पहले किसने बताई? इनका नाम था अल्फ्रेड, बोलो यार, अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। अरे बोलो यार, अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट, इन्हें कहा जाता है टीएच मॉर्गन का शिष्य थे ये, टीएच मॉर्गन के शिष्य थे ये, जिन्होंने बताया था कि यार जीन मैपिंग क्या होती है। जीन मैपिंग क्या होती है? अब जीन मैपिंग कैसे होती है? जीन मैपिंग क्या होती है कि एक जीन से दूसरे जीन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? बोलो, ये जीन है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 मैप होता है। 10 मैप इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन। 10 मैप इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन। और ये जो 1 सेंटीमॉर्गन होता है ना मेरे बच्चे, इसमें कहते हैं कि यदि जीन, अब बताओ, ये पहला है, जीन पास में है, जीन पास में है, अगर जीन पास में है तो होगी सहलग्नता। ये बताया था अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने, ये होगी सहलग्नता। और यदि दूर दूर, यदि हुआ दूर तो होगी, क्या होगी बेटा? ये हो जाएगा पुनर्योजन। यही बात बताई थी अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने, और यही बात हमें डिस्कशन करनी है। क्लियर? सारे बच्चे फटाफट मुझे बताइए, जीन मैपिंग आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बैठी कि नहीं बैठी? क्या होता है जीन मैपिंग? जीन का पैमाना अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने दिया था, बताया कि एक जीन से दूसरे जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मैप होता है। कितना मैप? 10 मैप। उनके बीच के डिस्टेंस को 1 सेंटीमॉर्गन कहते हैं मेरे बच्चे, और उस सेंटीमॉर्गन पे सहलग्नता होती है। अगर जानी दूर गए, अगर दूर गए तो उनके बीच में पुनर्संयोजन शुरू हो जाता है। पास में हो तो लिंकेज, दूर दूर गए तो पुनर्संयोजन। यही प्रकृति का नियम है। आइए थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। आइए थोड़ी सी बात एनसीईआरटी की कर लेते हैं, और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि एक साइंटिस्ट थे, मॉर्गन साहब के शिष्य, नाम था अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मों का पुनर्योगज आवृत्ति, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी, या मतलब बार बार साथ आने की फ्रीक्वेंसी, जीनों के बीच की दूरी मापकर क्रोमोसोम की स्थिति के आधार पर रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया था। क्या बनाया था मेरे बच्चे? रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया था इन्होंने।
रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया था। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, अरे कमेंट करो, पूछूं आपसे। देखो बेटा, ये एक जीन है, मान लो ए हो गया, ये जीन है मान लो बी हो गया, और ये जीन है मान लेते हैं सी हो गया। ये जीन है मान लो सी हो गया। अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन, बी और सी के बीच का मान लेते हैं 3 सेंटीमॉर्गन, 3 सेंटीमॉर्गन है। 1 सेंटीमॉर्गन और 3 सेंटीमॉर्गन। मुझे बताओ, ए और बी के बीच सहलग्नता ज्यादा होगी कि इनमें सहलग्नता किनके किनके बीच में होगी? ए बी और ए डी, ज्यादा सहलग्नता किस में होगी? कौन से जीन पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ जाएंगे, और कौन से जीन हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस हैं? बताओ, कौन है जो जैसा जनक में था वैसा ही संतति में जाएगा, और वो कौन है जो जनक से संतति में भिन्न हो जाएगा? वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करने के बाद बताओ मुझे कि सही आंसर क्या होगा। बताओ, ए और डी में लिंकेज ज्यादा होगा कि रिकॉम्बिनेशन? ए और बी में लिंकेज ज्यादा होगा कि रिकॉम्बिनेशन होगा? मेरे बच्चे जल्दी 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 कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी आंसर दो। इनके बीच में लिंकेज ज्यादा है, इनके बीच में लिंकेज ज्यादा है, और इन दोनों के बीच में मेरे बच्चे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। यही बात कहती है अल्फ्रेड स्ट्रैटिवन की दुनिया, यही बात कहती है अल्फ्रेड स्ट्रैटिवन की दुनिया। ये बात खत्म। अब आते हैं आज के जबरदस्त टॉपिक में, और यह जबरदस्त टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। एक बात बताओ, दुनिया में सवाल आता है ना यार कि आखिर नर और मादा कैसे बनते हैं? आखिर इस दुनिया में ऐसी कौन सी बात है कि हम भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, लेकिन एक नर और एक मादा, एक नर और एक मादा, हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे पता चलता है कि कौन नर बनेगा कौन मादा बनेगा? तो कहते हैं कि लिंग का निर्धारण, कहा यह जाता है कि लिंग का जो निर्धारण है कौन करता है बच्चों? बताओ बताओ बताओ। लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। यह बात बहुत लोगों को पहले नहीं पता थी, धीरे धीरे अब पता चल गई है, और सब लोग यही मानते हैं कि चाहे यार लिंग हो, नर हो या मादा, मादा हो या नर, या फिर बने कोई किन्नर या बीच का पार्ट कोई बने, जो भी बनेंगे ऐसे ही बनेंगे, गुणसूत्र से बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मनुष्य में कितना गुणसूत्र है? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, पहले इस एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं। बताओ, मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र है। अरे कितना लाला? 23 जोड़ी गुणसूत्र है, 23 जोड़ी। अब जब 23 जोड़ी है, इनमें से 22 जोड़ी एक तरफ, और 23वीं जोड़ी एक तरफ। 22 जोड़ी जो हैं, इन्हें कहा जाता है मेरे बच्चे ऑटोजोम, अलिंगिक गुणसूत्र। इन्हें कहा जाता है अलिंगी, क्योंकि ये लिंग नहीं बनाते, लेकिन 23वां जोड़ा जो है ये लिंग गुणसूत्र कहलाता है, क्योंकि ये मेरे बच्चे गुणसूत्र बनाता है और ये लिंग का निर्धारण करता है। इतनी बात तो पता है ना कि वो सेक्स क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम ऑटोजोम है। वो लिंग गुणसूत्र है, उसे हम एलोजोम कहते हैं, इसे हम एलोजोम कहते हैं। तो आज एक बात याद कर लो कि मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र हैं। एक बात बताओ मुझे, मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र हैं? मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र हैं, ऑटोजोम, एलोजोम। ऑटोजोम और एलोजोम। ऑटोजोम जो है मेरे बच्चे, वो होता है 22 जोड़ी गुणसूत्र, और 23वां जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र, मींस एलोजोम। ये बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सब बात बताई किसने? ये सब बात बताई किसने? ये ज्ञान भरा किसने इस दुनिया में? 1891 में। नाम है वैज्ञानिक का हैंकिंग।
1891 में हैंकिंग एक साइंटिस्ट है, ने लिंग निर्धारण के लिए, साथ में लिखिएगा, ने लिंग निर्धारण के लिए, जब इन्होंने लिंग निर्धारण किया ना के लिए कीटों पर परीक्षण किया, कीटों पर परीक्षण किया। ये पहली बात हुई। कीटों पर परीक्षण किया और कहा कि लिंग का निर्धारण पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली एक काय निर्धारित करती है, एक काय निर्धारित करती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है और जिसका नाम क्या रखा गया पता है मेरे बच्चे? जिसे एक्स काय कहते हैं। एक्स काय का मतलब एक्स बॉडी कहते हैं। हैंकिंग साहब ने कहा, ज्यादा पता तो था नहीं उनको, लोग मानते भी नहीं थे उनकी बात कि ये सही कह रहा है, पर हैंकिंग साहब ने कहा 1891 में एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ कह दिया कि यार ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना, एक बॉडी जा रही है, एक काय जा रहा है, नाम रखा क्या? एक्स काय नाम कह दिया इसे, एक्स काय जाता है। बाद में इसे क्या कहा गया? बाद में इसे ही क्रोमोसोम कहा गया। बाद में इसे ही क्रोमोसोम कहा गया कि यार ये जो जाता है असल में एक्स का है, वो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, बढ़िया। फिर क्या हुआ यार, और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखा कि युग्मक जनन में, किसमें मेरे बच्चे? नोट्स जरूर बनाना, बोर्ड में बहुत काम आएगा। युग्मक जनन में केंद्रक का भाग जो केंद्रक का भाग होता है 50% स्पर्म में जाता है। इन्होंने देखा कि 50% भाग जो है स्पर्म में केंद्रक से जाता है, 50% स्पर्म में जाता है, जिसे एक्स काय कह दिया, जिसे एक्स काय कहा। तथा बाकी 50% स्पर्म में, बाकी 50% स्पर्म में जो क्या बोलना चाहिए, केंद्रक भाग नहीं जाता। इन्होंने कहा कि केंद्रक का कुछ मटेरियल, केंद्रक के अंदर एक मटेरियल है, क्या बोला मैंने? केंद्रक के अंदर एक मटेरियल है जो 50% भाग जाता है, 50% स्पर्म में है और 50% स्पर्म में नहीं है, ये बात बता दी, जिसे एक्स काय कहा गया, जिसे एक्स काय कहा गया। बस इतनी सी बात है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या चीज है और कैसे काम करती है। कितने प्रतिशत बच्चों को ये बात समझ में आई कि 1891 में हैंकिंग ने जो मतलब कहानी ऐसे गढ़ना शुरू कर दी थी कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, ये ऐसे एक्सप्लेन होती है कि जो 50% स्पर्म में ये बॉडी जाती है और 50% में नहीं जाती। आइए एक बार एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं कि यार 1891 में 1819 है, सॉरी क्षमा मांगता हूं, 1819 में कुछ कीटों के अंदर देखा कि 25% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद यह संरचना जाती है, जबकि 50% में नहीं जाती। इसे हैंकिंग साहब ने एक्स काय नाम दिया था, लेकिन इसको बता कुछ नहीं पाए, बता नहीं पाए कि वो क्या है, बता नहीं पाए कि वो क्या था। बस है ये बात कह दी कि हां इनके पास ये चीज होती है और दैट्स ऑल, खत्म बात। अब आते हैं कुछ डिटेल में। आ जाओ, एक फ्लो चार्ट बनवाता हूं जिसके ऊपर हमारी आधे से ज्यादा कहानियां टिकी हुई होंगी। देखो बेटा, इस दुनिया में लिंग का निर्धारण गुणसूत्र करते हैं, सही बात है, ये तो मैं समझा दिया आपको। लिंग का निर्धारण गुणसूत्र करते हैं, पर कितने प्रकार से?
दो प्रकार से। आइए एक फ्लो चार्ट बनाइए। अरे हुजूर बनाइए, फ्लो चार्ट बनाते हैं। या तो क्या होगा, नर विषम युग्मक होंगे, विषम युग्मता, इसे अपन कहते हैं मेल हेटेरोगैमेटी। कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो कॉपी में लिख रहे हैं इस बात को, गैमेटी, और कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो सिर्फ बकैती मार रहे हैं यहां पर, बताओ फटाफट। मेल हेटेरोगैमेटी। दूसरी बात आती है मादा विषम युग्मता। दो प्रकार के इस दुनिया में लिंग निर्धारण होता है। मादा विषम युग्मता मतलब इसे अपन कहते हैं फीमेल हेटेरोगैमेटी है। ठीक है भाई, समझते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। मादा विषम युग्मता और नर विषम युग्मता में क्या अंतर है बेटा जी। जो नर विषम युग्मक है यहां पर मादा समयुग्मक होगी, मादा समयुग्मक होगी और नर विषम युग्मक होगा। दो प्रकार से होता है, एक को अपन कहते हैं XX और XY। सुनो बात को, XX और XY, और दूसरा होता है XX और XO। दोनों की कहानियों को समझो, दोनों के कॉन्सेप्ट को समझो और सवाल बनाओ इसके ऊपर कि यह 22 जोड़ा नर मादा में समान, 22 जोड़ा नर मादा में समान, परंतु 23वां जोड़ा मादा में कैसा होता है, मादा में XX और नर में कैसा होता है, नर में होता है मेरे बच्चे XY। तो नर अलग अलग गुणसूत्र रखा है ना, इसलिए नर विषम युग्मता। नर के पास अलग अलग गुणसूत्र है ना, इसलिए नर विषम युग्मता। और XO प्रकार का क्या होता है, यहां पर ये नर में ये मादा है, ये मादा है, और ये जो है मेरे बच्चे नर, एक में गुणसूत्र ही नहीं होता। ये बताओ मुझे ये किसमें होता है, ये उदाहरण इसका बताएंगे आप लोग। इसका उदाहरण होता है बेटा फल मक्खी में। फल मक्खी का बायोलॉजिकल नाम बताओ, ड्रोसोफिला। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसे ड्रोसोफिला कहते हैं, इसमें होता है। और किसमें होता है, मनुष्य में। तो मनुष्य में क्या क्या पाया जाता है, नर विषम युग्मता, XX और XY प्रकार का गुणसूत्र। नर विषम युग्मता होती है, XX और XY प्रकार का गुणसूत्र यहां पर पाया जाएगा, जबकि XX और XO जो है वो मादा और नर ऐसा है। मादा और जब नर ऐसा है, इसमें याद रखना यह किस में पाया जाता है मेरे बच्चे, टिड्डा में। और टिड्डा को क्या कहते हैं, ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर कहते हैं मेरे बच्चे टिड्डा, उसमें ऐसा पाया जाता है, टिड्डा में ऐसा पाया जाता है। मादा विषम युग्मता किसमें पाई जाती है, मादा विषम युग्मता ZZ और ZW। ZZ वाला होता है मेरे बच्चे मुर्गा, और ZW वाला गुणसूत्र होता है जिसमें पाई जाएगी वो है मुर्गी। यहां पर मादा विषम युग्मक है और नर सम युग्मक है। तो ये फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले तो आप इसे याद करो। ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया है, सबसे पहले तो आप इसे याद करो। अगर याद हो गया, ये चीज याद हो गई कि नर विषम युग्मता में XX XY, दो में फल मक्खी और मनुष्य। XX और XO किसमें पाया जाता है, टिड्डा में। टिड्डा का नर कैसा है, XO वाला। एक गुणसूत्र है मात्र X, एक गुणसूत्र है मात्र X। और जबकि मुर्गा मुर्गी यानी जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षी, स्नेल, घोगा, ये सब होते हैं, इनमें ZZ मुर्गा और ZW जो है वो मुर्गी होगा। तो ये कहानी हो गई। फटाफट इतने पॉइंट पे अगर बातें समझ में आई हो तो फटाक से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और अब हम आपको बताते हैं कि ये निर्धारण होता कैसे। आइए निर्धारण करते हैं, आइए इसका निर्धारण करते हैं मेरे लाल। निर्धारण करो मनुष्य और ड्रोसोफिला में, मनुष्य और ड्रोसोफिला में। अरे जल्दी 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 बताओ, ड्रोसोफिला में कैसा होगा बेटा। आइए निर्धारण करते हैं। इनका जो नर होता है 22 जोड़ी XX,
22 पेयर नर में क्या होता है, 22 पेयर जो है मेरे बच्चे वो XX है और 23वां जोड़ा जो है वो XY है। अगर मैं यही बात मादा में करूं तो 23 के 22 पेयर जो हैं ये भी XX हैं और 23 पेयर भी XX है। दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया, एक नर है और एक मादा है। नर को अगर हम डिवाइड किए तो मान लो इसने युग्मक बनाया, क्या बनाया मेरे बच्चे, युग्मक बनाया। तो 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी तो समान है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 23वें जोड़ी में यह होता है 22 प्लस एक्स, 22 भी x ही रहेगा और 23वां जोड़ा जो है वो भी x वाला आ गया, इसके पास भी x गुणसूत्र है। और 22 का x प्लस अगर y हो जाए तो दो प्रकार के गुणसूत्र बने। इस दुनिया में स्पर्म कितने प्रकार का बनता है मेरे बच्चे, जल्दी बताइए। स्पर्म इस दुनिया में दो प्रकार का है, एक x वाला और एक y वाला। इस दुनिया में स्पर्म दो प्रकार के बनेंगे, x वाला या तो y वाला। चाहे ये आप इसे ड्रोसोफिला में देखो या फिर आप इसे मनुष्य में देखो, इसे आप ड्रोसोफिला में देखो या मनुष्य में देखो, स्पर्म दो प्रकार के दिखाई देंगे, शुक्राणु दो प्रकार का दिखाई देगा, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। लेकिन मादा में जो अंड बनता है वो अंड बनेगा 22x प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स मतलब x प्लस एक्स, दोनों गुणसूत्र समान। मतलब आपसे पहला जरूरी और मजेदार प्रश्न होता है, अंड एक प्रकार के बनेंगे, अंड एक प्रकार का बनता है और अंड एक प्रकार का बनता है वो भी एक्स वाला। खत्म 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 खत्म, एक्स वाला। और शुक्राणु दो प्रकार से बनते हैं, शुक्राणु एक्स तथा वाई दो प्रकार। अब मिलवा दो बेटा जी फटाफट। अगर नर से आया एक्स गुणसूत्र और मादा से आया एक्स तो दोनों मिलकर बन गए एक्स और एक्स और फिर से बन गई बालिका, डॉटर बन गई मेरे बच्चे। और अगर पुरुष से आया है वाई और मादा से आया है एक्स तो मिलकर बन गए एक्स वाई और ये बन गया बेटा नर, हमारा बालक मुन्ना बन गया इसने। तो ये हो गई हमारे लिंग का निर्धारण। तो दुनिया में 50% शुक्राणु एक्स एक्स वाले और 50% शुक्राणु वाई वाले होते हैं, पर 100% अंड जो है वो एक्स वाला होता है। यदि अंड एक्स और शुक्राणु भी एक्स है तो बालिका बनेगी। दोनों एक्स और एक्स हैं तो बालिका बनेगी। और अगर अंड एक्स और जो शुक्राणु वाई तो लड़के का निर्माण होगा और ये बच्चा पैदा होगा। तो इस दुनिया में 8 गुणसूत्र बेटा, 8 गुणसूत्र, ठीक है। इस दुनिया में नर और मादा का निर्धारण करते हैं मेरे बच्चे कौन, ये करते हैं गुणसूत्र, और वो भी किसका गुणसूत्र, नर का। नर डिसाइड करेगा, नर अगर एक्स दिया तो मादा बन गई, नर अगर वाई दिया तो नर बन गया। तो इस दुनिया में चाहे लड़का हो या लड़की, कौन बनाता है, नर बनाता है। किसमें, लेकिन मनुष्य में और ड्रोसोफिला में ऐसा निर्धारण होता है। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ये फ्लो चार्ट, आपको बहुत काम आएगा। कमेंट सेक्शन में से यस कि वी गॉट इट सर, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो फटाके फटाफट फटाफट। बात बालक और बालिका ऐसे बनते हैं। अब आते हैं टिड्डा को जानते हैं, टिड्डा को भी जान लेते हैं। टिड्डा का बच्चा बच्चा नहीं है क्या जी, टिड्डा का बच्चा बच्चा नहीं है क्या, बच्चा है। किसी का भी हो बच्चा बच्चा ही होता है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। टिड्डा में क्या होता है, टिड्डा मादा टिड्डा, टिड्डी है ये, टिड्डी मादा टिड्डी है ये। टिड्डी कितने प्रकार की गुणसूत्र होती है, 2 प्रकार के, एक्स और एक्स। दोनों गुणसूत्र समान। कितने प्रकार के अंड बनाए, 1 प्रकार का, एक्स और एक्स। ये जो अंड बनाया, अंड बना 1 प्रकार का, 1 प्रकार का अंड बना है, वो भी एक्स वाला। जबकि अगर अपन नर में जाएंगे बेटा, तो नर में याद रखना, नर में जब अपन जाते हैं तो ये बनता है टिड्डा
और इस टिड्डा की बात करें तो इसके पास गुणसूत्र XO, दो प्रकार का स्पर्म बनाता है। एक स्पर्म ऐसा होगा विथ X और दूसरा स्पर्म जो होगा उसमें होगा 0 नील, कोई गुणसूत्र नहीं होगा। स्पर्म कितने प्रकार के बनते हैं? शुक्राणु दो प्रकार से बनते हैं, शुक्राणु दो प्रकार का। अगेन वही बात, इसीलिए तो कहते हैं कि नर विषम युग्मता है, नर विषम युग्मता है। तो यहां पर X और X दोनों इसने बनाया सिर्फ और X और X, और कुछ है नहीं। इसके पास एक ही प्रकार का गुणसूत्र है और वो बनेगा सिर्फ X और कुछ नहीं, वो सिर्फ बना X। अब अगर इसका X और इसका X मिल गया तो दोनों मिलकर X और X मिलकर कौन बना दिया? टिड्डी, टिड्डी बना दिया, टिड्डी। और X और O मिल गया तो X और इधर से स्पर्म आया O वाला, तो ये बन गया बेटा जी मेरे टिड्डा, ये बन गया टिड्डा। तो लिंग का निर्धारण भी टिड्डों में भी ऐसा ही होता है कि अगर मादा टिड्डा का जो अंड है वो तो X वाला ही रहेगा, लेकिन शुक्राणु दो प्रकार के। ये गुणसूत्र जो है सिर्फ 50% में जा रहा था। हैंकिंग ने यही बताया था ना, हैंकिंग ने यही बनाया था कि स्पर्म दो प्रकार का, एक तो X और एक तो O, मतलब नॉन फंक्शनल क्रोमोसोम। एक X और दूसरा नॉन फंक्शनल क्रोमोसोम होता है और इस तरीके से XO बन जाएगा, एक टिड्डी और एक टिड्डा बनेंगे और इस तरीके से लिंग निर्धारण हो जाएगा। यह है ग्रॉसहॉफर में मेरे बच्चे। कमेंट सेक्शन पे कहो कि हां जी हो गया। तीसरी बात पहुंचते हैं, आ जाओ पक्षी की बात करते हैं, पक्षी की बात करते हैं। पक्षियों में कैसा होगा, आओ थोड़ा समझते हैं पक्षियों में। पक्षियों में मेरे बच्चे मादा ZZ होती है, इनमें पाई जाती है मादा विषम युग्मता, और मादा विषम युग्मता कहोगे तो मादा होगी ZZ नहीं ZW, ठीक है। और अगर तुम बात करोगे नर की तो नर होगा ZZ यानी समयुग्मक। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। युग्मक बनाओ। मादा ने युग्मक बनाया दो प्रकार का, Z और W। अंड दो प्रकार के हैं, एक Z वाला अंडा है, अंड है, और W वाला अंड है। जबकि नर जो स्पर्म बनाएगा ये शुक्राणु में केवल और केवल Z होगा मेरे लाल, शुक्राणु में केवल और केवल Z होगा, जबकि मादा में अंड दो प्रकार के बनेंगे। आइए मिलाते हैं, मिलाओ इनके बीच में तो ZZ बना। अगर अंड Z और शुक्राणु भी Z तो ZZ बनेगा और बनेगा नर, मुर्गा बना है, मुबारक हो। और अगर इनके बीच में मुलाकात Z और W के बीच में करवा दी तो अगर शुक्राणु ठहरा Z और अंडाणु ठहरा W तो यहां पर बन जाएगा भैया मुर्गी, नर नहीं, मुर्गी नहीं, मुर्गा बोला ना हमने, मुर्गा, मुर्गा। और यहां पर बनेगी मुर्गी, मुर्गी मादा बनी है मेरे बच्चे। इस तरीके से निर्धारण होता है, इस तरीके से निर्धारण होता है, ठीक है। लड़का लड़की दोनों पैदा हो गए हैं, बैठे क्या हो, नाचो, बधाइयां दो, फटाफट कमेंट सेक्शन पे रोर करो और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ा दो कि भैया स्कूल महोत्सव होने वाला है। आज का होमवर्क जरूर करना है सारे बच्चों को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैट बॉक्स के ऊपर एक लिंक है, चैट बॉक्स के ऊपर एक लिंक है जिसका नाम है आपके सवाल, और वो सवाल होंगे स्कूल महोत्सव के। स्कूल महोत्सव के कमेंट सेक्शन पे रोर करो फटाफट, जल्दी मुझे बता दो कि यार मुर्गा पार्सल करना है यार। बड़े अजीब लोग, पैदा हुआ नहीं खाने के बारे में सोचने लग जाते हो यार। वो कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में सर, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में सर, इतने लालची, जीवों को मारने के बारे में बात करते हो, आखिर वो भी तो जिंदा है। मुर्गी जिंदा है, मुर्गा जिंदा है, और तुम उसे मारने के बारे में बात कर रहे हो। कुछ महानुभाव लोग मुर्गा का अंडा पैदा करवा दे रहे हैं। वाह मेरे भाई, वाह वाह, वेरी सर्कुलेशन सर, वाह 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 मेरे बच्चे, क्या बधाइयां देने थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं मेरे बच्चे, सर्कुलेशन नहीं। कुत्ते बिल्ली भी बनाए, सब ऐसी होता है मेरे बच्चे। देखे अब्दुल कादिर साहब को, देखो कितना प्यार है। पक्षी और टिड्डा और ड्रोसोफिला, मनुष्य 4 बता दिया, उनको कुत्ता बिल्ली का जानना है। बहुत बढ़िया बेटा जी, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक सबसे अद्भुत बात बताता हूं मधुमक्खी में मेरे बच्चे,
एक अद्भुत बात बताता हूं तुम्हें, मधुमक्खी में, मधुमक्खी एकदम अलग अगुणित और द्विगुणित प्रकार से होता है। अगुणित एवं द्विगुणित प्रकार से, अगुणित एवं द्विगुणित लिंग निर्धारण होता है। इस दुनिया में मनुष्य के नर को छोड़कर बाकी सब में बहुत कमियां दी गई हैं। भाग्यशाली हो कि तुम इंसान में पैदा हुए हो, बाकी सब में यहां पे बताता हूं कितना ज्यादती हुई है नर मधुमक्खी के साथ, आपको पता है। अब देखो बेटा, ये मधुमक्खी में क्या होता है, मधुमक्खी में दो होते हैं। मधुमक्खी की एक होती है मादा, मादा हमेशा द्विगुणित होती है, द्विगुणित। और मधुमक्खी का जोनड्रो, जो नर मधुमक्खी होगी, नर मधुमक्खी होगी, मधु की मक्खी होगी, नर मधुमक्खी, वो होती है बच्चे अगुणित। गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो जाती। अब होता क्या है कि मादा मधुमक्खी में सिर्फ जो रानी होती है, रानी मधुमक्खी, ये अंड बनाती है, ये अंड बनाती है, अगुणित अंड बनाएगी, ये अगुणित अंड बनाएगी। ठीक है, अगुणित अंड बनाया, इसने अंड बनाया सिर्फ रानी ने, और नर मधुमक्खी ने एक ही प्रकार से अगुणित अगुणित यहां पर बना दिए। क्या? ये दो ठो बना दिया बेटा यहां पर शुक्राणु। मुझे एक सवाल जानना है बच्चों से, मुझे एक सवाल जानना है बच्चों से कि द्विगुणित से अगुणित बनाने के लिए कौन सा विभाजन करना पड़ता है बच्चा? अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ता है, जबकि अगुणित से अगुणित बनाने के लिए सूत्री विभाजन करना पड़ता है, जिसे हम सम कह सकते हैं, समसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं, करना पड़ता है, समसूत्री विभाजन भी करना पड़ता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो बन गए शुक्राणु, बन गए अंडाणु, मुलाकात करवा दें। ये देखो, ये इन दोनों की मुलाकात करवा दी, इन दोनों की मुलाकात करवा दी। अगर अंड से शुक्राणु मिला, दोनों मिलकर द्विगुणित बन गए, इनके बीच में अगर हो गया मेरे बच्चे निषेचन, तो इन दोनों निषेचन से द्विगुणित मादा निर्माण होगा। अब इस मादा के निर्माण में या तो रानी बन जाएगी और या तो कामगारी बनेगी, जिसकी जैसी किस्मत वैसा बनेगा, लेकिन बनेगा, लेकिन बनेगा ये, बनेगा ये। लेकिन ना 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 ना, नर मधुमक्खी कभी डंक नहीं मारता, नर हमेशा सीधा साधा होता है। डंक मारने का काम यहां पर महिला करती है, मादा। समझ रहे हैं बात को? नर कभी डंक नहीं मारता मेरे बच्चे, नर ने डंक मारना सीखा ही नहीं, ना मच्छर डंक मारता, ना नर डंक मारता, डंक मारती है यहां पर मादा। कौन मारती है? मादा। मधुमक्खी डंक मारते ही मर जाती? हां मर जाती, ये भी बात सही। डंक टूट जाता है ना तो मर जाती है। अब देखो ये क्या बचा हुआ है, ये क्या बचा हुआ है, अरे गौर से देखो भैया, ये अनिषेचित अंड है, ये है मेरे बच्चे अनिषेचित अंड। और ये क्या करेगा? ये खाली बैठा हुआ है, ये खाली बैठा हुआ है, इसका कोई बाप नहीं है, इसको कोई शुक्राणु नहीं दे रहा है, ये खाली बैठा हुआ है। अनिषेचित अंड जो है ये वृद्धि करेगा, ये समसूत्री विभाजन करेगा, और समसूत्री विभाजन और वृद्धि करेगा। और जैसे समसूत्री विभाजन वृद्धि करता है ना मेरे बच्चे, ये समसूत्री विभाजन और वृद्धि करने के बाद यही आगे जाकर नर निर्माण करेगा। नर किससे बना है? नर निर्माण हुआ है अनिषेचित अंड से। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चे अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, सॉरी, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं हम इसे, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं हम इसे। ये बात ध्यान पे रखना, नर के साथ है। नर कैसे बना? बेचारा, बेचारा अनिषेचित अंड था, वो पड़ा हुआ था, नर की कोई इज्जत नहीं, अनिषेचित अंड था, पड़ा हुआ था, वही आगे गया और नर का निर्माण कर लिया, जबकि मादा निषेचन के पश्चात बनती है। इसलिए कहते हैं कि नर मधुमक्खी का बाप नहीं दादा होता है, नर मधुमक्खी का बाप नहीं होता, क्योंकि इसको बाप मिला ही नहीं। ये था ना इसका बाप, इससे कोई शुक्राणु आया ही नहीं। लेकिन ये जो आया है, इसके दादा ने एक गुणसूत्र दिया होगा, तब आया होगा। तो नर मधुमक्खी का हमेशा दादा होते हैं, बाप नहीं होते। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी पार्ट है, और ये हमने पढ़ा है मधुमक्खी के लिंग निर्धारण से। ये बात ध्यान पे रखना, ये बहुत जरूरी बात है कि नर समसूत्री विभाजन द्वारा होती है, उनके पिता नहीं होते।
परंतु उनके दादा होते हैं? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। यह बड़ा मजेदार सवाल है कि इनके पिता नहीं होते। नॉट इज कॉल्ड बाप, इज वेरी ऑफेंसिव वर्ड, बड़ा बुरा वर्ड है, लेकिन बाप नहीं, बाप सो बाप है, मतलब पिता नहीं होते लेकिन दादा होते हैं। ये अगुणित द्विगुणित प्रकार का ये कहानी होता है। इस तरीके से बनते हैं नर और मादा और इस तरीके से पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। कमेंट सेक्शन पे एक रोर होना चाहिए कि यस सर वी गॉट इट, इतने बिंदुओं को हमने समझ लिया है और ये पॉइंट आपको समझ में रहने चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में रहने चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। कह दो हां कि हां चीज याद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।